विद्यार्थियों, आज हमारी क्लास शुरू कर रहा हूँ मैं। हमारा जो ज्योग्राफी पहला पेपर पढ़ रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में हमने बात देख लिया था। एक तो हमने देख लिया था कांट की वायव्य राशि परिकल्पना, दूसरी हमने देखी थी जो हमने देखा लाप्लास की निहारिका परिकल्पना जो हमने देख ली थी। जो हम दो परिकल्पना जो हमने पढ़ी वो थी अद्वैतवादी संकल्पना के थी। जो आज हम पढ़ने वाले हैं ये हम देखने वाले हैं द्वैतवादी संकल्पना। ठीक है, जो हम देखने वाले कौन सी द्वैतवादी संकल्पना। सबसे पहले हम बात करते हैं ये द्वैतवादी संकल्पना क्या है। ठीक है, हम बात करते हैं द्वैतवादी संकल्पना। ये है एक तारक परिकल्पनाओं के विपरीत। किसके? एक तारक परिकल्पना के विपरीत। इस विचारधारा के अनुसार ग्रहों की रचना एक से अधिक खासकर दो तारों के संयोग से मानी गई है। तो इससे ये जो हमने बता रहा हूं आपको द्वैतवादी संकल्पना, ये इसी के तहत बताया गया है। ठीक है, इसी कारण इस संकल्पना को क्या कहते हैं? द्वैतवादी संकल्पना भी कहते हैं। इस संकल्पना के अंतर्गत चैम्बरलिन जो भूगोलवेत्ता हैं उन्होंने इसको ग्रहाणु परिकल्पना का नाम दिया। क्या नाम दिया इसको? ग्रहाणु परिकल्पना। जैसे हमने आगे कांट की वायव्य राशि परिकल्पना देखी, फिर लाप्लास की निहारिका परिकल्पना देखी। ठीक है, अब हम जो देखने वाले हैं द्वैतवादी संकल्पना के अंतर्गत चैम्बरलिन की ग्रहाणु परिकल्पना। ठीक है, हम इनके बारे में बात करेंगे। चैम्बरलिन ने क्या कहा और कब कहा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं 1905 में। कब निहारिका जो परिकल्पना वो कब दी गई? 1905 ईस्वी में पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में अपनी एक परिकल्पना प्रस्तुत की। उसका क्या नाम था? ग्रहाणु परिकल्पना उन्होंने नाम दिया। ठीक है, हम आगे इसके बारे में बात करते हैं। इस परिकल्पना द्वारा न केवल पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में ज्ञान प्राप्त होता है, वरन उसकी जो कला है, बनावट है, उसके बारे में भी पता चलता है। साथ ही साथ वायुमंडल की भी उत्पत्ति तथा महासागर व महाद्वीपों की भी रचना किस प्रकार से हुई, इसकी जानकारी उन्होंने अपने अंदर जो परिकल्पना दी, ग्रहाणु परिकल्पना, उन्होंने इसमें बताया। ठीक है, जैसे कांट महोदय ने उन्होंने दिए जो परिकल्पना दी उनमें इस प्रकार की जानकारी नहीं दी थी, क्योंकि महासागर की उत्पत्ति कैसे हुई थी, वायुमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई थी, इसके बारे में उन्होंने जानकारी नहीं दी थी। हालांकि यहाँ पे चैम्बरलिन इसके बारे में बताते हैं कि निहारिका जो परिकल्पना के विपरीत उन्होंने चैम्बरलिन का विचार था कि पृथ्वी की रचना, किसकी? पृथ्वी की रचना केवल उस एक निहारिका से नहीं हुई जिसका अवशिष्ट भाग सूर्य से बना हो। किससे बना हो? अवशिष्ट भाग सूर्य से बना हो। इनका जो मानना था वो एक अलग मानना था, कि इनका मानना था कि दो तारों से पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है, दो तारों के टकराने से हुई है, एक फिलामेंट उत्पन्न होता है, फिर इसी प्रकार से पृथ्वी की रचना होती है। वो इसके बारे में समझा, मैं कुछ लाइनों के माध्यम से उसको आपको बताऊंगा इसके, ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। तो चैम्बरलिन का कहना था कि एक ये जो हमारा ब्रह्मांड है इसमें दो बड़े तारे हैं। कितने? दो बड़े तारे हैं। तो जो दो बड़े तारे हैं, विशाल तारे भी बोलते हैं उनको, या बड़े तारे बाद एक ही। ठीक है, एक सूर्य था। ठीक है, एक तो आज हम देख ही रहे हैं, एक सूर्य था, और उनके एक उसी तारे जैसा एक दूसरा तारा और था। ठीक है, ग्रह निर्माण के पूर्व सूर्य कैसा था? एकदम तप्त व गर्म था। ठीक है, एवं गैस पूर्ण, मतलब माना जाता है कि सूर्य गर्म था लेकिन तप्तपूर्ण भी था, लेकिन उसके अंदर गैस पूर्ण नहीं था, वह एक ठोस कणों से चक्राकार व शीतल था। तो ब्रह्मांड में घूमते हुए इस सूर्य तारा एक विशालकाय तारा पहुंच गया। कौन पहुंच गया? एक तारा पहुंच गया। ठीक है, जैसे कि हम आगे देखते हैं कि दो तारे आपस में क्या होते हैं? टकराते हैं। ठीक है, जैसे ये तारा, आप ये तारा दूर है, दोनों क्या हो गए? फिर आपस में धीरे धीरे पास में आए, नजदीक आए, और एक समय आया दोनों क्या हो गए? आपस में लगभग मिलने ही वाले थे, और यहाँ क्या होता है? मिल जाते हैं। क्या होता है? मिल जाते हैं। तो जब दोनों आपस में कोई चीज टकराती है, तो मतलब जैसे अभी हम कोई चीजें टकराते हैं तो क्या होता है? टूटने वाली चीज होगी 100% वो टूटेगी। तो आप सोच सकते हो कि तारों में भी क्या होता है? थोड़ा सा विन्यास या विखंडन जो
होता है। ठीक है, ब्रह्मांड में घूमते हुए इस सूर्य तारा के पास एक विशालकाय तारा पहुंच जाता है। ये किनका मानना था? चैम्बरलिन का। आपको समझ में आ रहा होगा, दो तारे आपस में, ब्रह्मांड में दो तारे थे जो आपस में क्या होते हैं, टकराते हैं, और टकराने के बाद क्या होता है वो मैं आगे बताने वाला हूँ। इस प्रकार पास आते आते तारे के अंदर क्या हो गए, आकर्षण की जो शक्ति होती है वो क्या हो गई, बढ़ने लगी। कभी कभी हम आपस में जैसे चुंबक हम आपस में खींचते वो चिपकते हैं, चिपकने के क्या होता है, अपने दोनों आकर्षित होते हैं एक तरफ। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या हुआ, आकर्षित होने लगे। ठीक है, आकर्षण की शक्ति के कारण सूर्य की धरातल असंख्य छोटे छोटे कण क्या हो गए, बाहर निकलने लग गए। जैसे अभी हम इसको मिटा देते हैं, इसको देखते हैं, जैसे इससे क्या होगा, धीरे धीरे इन दोनों के से कुछ कण आपस में एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते गए। क्या हुआ, दोनों कण क्या हो गए, एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने लगे, और आकर्षण की शक्ति से उनके सूर्य के धरातल से असंख्य छोटे छोटे क्या कण है जो वो बाहर आने लगे। प्रारंभ में मौलिक अवस्था में ये कण धूली कण यानी धूल के कणों के रूप में माना गया है। ठीक है, धूल के कण, इन कणों को क्या कहा गया है, इन्हीं कणों को ही ग्रहाणु कहा गया है। क्या कहा गया, ग्रहाणु। और इसी परिकल्पना का नाम क्या दिया है, ग्रहाणु परिकल्पना। आगे क्या होता है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। इन बिखरे कणों में ग्रहाणु, बिखरे हुए कणों को ग्रहाणु कहते हैं, वो भी याद रखना छोटा सा। ठीक है, आगे बात करते हैं प्लाटेसिमल, प्लाटेनिसिमल। ठीक है, कहा इसको, तथा दो नाम दिए गए, ग्रहाणु भी कहते हैं, प्लाटेसिमल भी कहा गया है। हम आगे बात करते हैं, ब्रह्मांड में बिखरे हुए ग्रहाणु के कुछ ग्रहाणु अपेक्षाकृत बड़े आकार वाले थे। कैसे थे, बड़े आकार वाले थे। कुछ ग्रहाणु भावी ग्रहों के निर्माण में केंद्र भाग बने। क्या बने, केंद्र भाग बने। इस प्रकार से बड़े ग्रहाणु के चारों तरफ छोटे छोटे ग्रहाणुओं ने उनसे मिलकर एक बड़ा रूप धारण कर लिया। क्या कर लिया, एक बड़ा रूप धारण कर लिया। और इसी प्रकार से क्या होता है, धीरे धीरे ग्रहों की रचना आरंभ होती है, जो मैं आपको अभी एक एक पॉइंट के माध्यम से बताने वाला हूँ। छोटे छोटे ग्रहाणु में उनसे मिलकर एक बड़ा कण या रूप धारण कर लेता है, और इसी प्रकार से ग्रहाणु सम्मिलित होकर बड़ा आकार में परिवर्तित होकर क्या करती है, एक बड़े ग्रह का रूप धारण कर लेती है। ये माना चैम्बरलिन का। तो इसी प्रकार से उन्होंने माना कि ये जो 8-9 ग्रह है इसी प्रकार से बनते गए। क्या हो गए, ये जैसे ये कण बना, ये इसी प्रकार से क्या हो गए, ये कण बनते गए, और इस एक प्रकार से ये ग्रहों का क्या हो गया, उत्पत्ति होने लगी। इस परिकल्पना के अनुसार सूर्य के धरातल के कणों के अलगाव का मुख्य कारण था पास आने वाले तारे की ज्वारीय शक्ति। क्या है, ज्वारीय जो शक्ति है उसको माना गया है। उन्होंने यह सोचना आवश्यक नहीं कि पृथ्वी पूर्ण रूप से कभी भी तरल अवस्था में रही होगी। पृथ्वी की रचना सर्वप्रथम ग्रहाणु केंद्र से प्रारंभ होकर निरंतर विकास की ओर अग्रसर होती गई। प्रारंभ में निर्माण में केंद्र में अधिक धनात्मक ठोस था, धनात्मक जो था वो ठोस था, और ये ग्रहाणु के आपसी आकर्षण समूह से बना। तो जैसे जैसे अन्य ग्रहाणु इसमें जुटते गए, क्या हो गया, जिसमें जैसे जुटते गए पृथ्वी का आकार प्रारंभ में तीव्र था, फिर धीरे धीरे मंद होने लगा, और फिर क्या हो गया, धीरे बढ़ता गया। इसी प्रकार से एक निश्चित आकृति में पृथ्वी का जो आकार था वो क्या हो गया, गोलाकार रूप में आता गया, और मूल पिंड और मौलिक सूर्य तारा अवशिष्ट भाग निवर्तमान, जो वर्तमान में क्या बन गया, जो अवशिष्ट भाग था वो क्या होता है, गर्म भाग बन गया, जो सूर्य के रूप में आज हम जानते हैं। ठीक है, और सूर्य के रूप में बना है। ये जो मानना था वो किसका मानना था, चैम्बरलिन का मानना था। चैम्बरलिन जो थे उनकी परिकल्पना, ग्रहाणु परिकल्पना के अंतर्गत उन्होंने ये माना। इन्होंने ये भी माना कि वायुमंडल में एक संगठन था, किसका था, और वायुमंडल में हमेशा आपको भी ध्यान होगा कि वायुमंडल में वायु का ही संगठन होगा। जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, हीलियम, लिथियम, बोरोलियम, जितनी भी गैस है वो सब किस में रहती है, इसी में होती है। ठीक है, फिर परतों के बारे में बता, क्षौरमंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, वायुमंडल, ये किसमें, ये सब वायुमंडल में ही है। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। प्रारंभ में जब पृथ्वी की रचना होती है प्रारंभिक अवस्था में, उस समय संभवतः पृथ्वी पर कोई भी वायुमंडल नहीं था, उनका मानना था, चैम्बरलिन का मानना था ये। ठीक है, धीरे धीरे पृथ्वी का आकार क्या हो गया, बढ़ता गया। इससे वायुमंडलीय तत्वों में आत्मसम्मान करना प्रारंभ कर दिया। दो प्रमुख स्रोतों से मौलिक वायुमंडल का निर्माण बताया जाता है। ठीक है, फिर स्वतंत्र वायुमंडलीय परमाणु को आत्मसम्मान कर दिया, और वायुमंडल कणों की पूर्ति प्रारंभ में अधिक तथा बाद में क्या हो गई, धीरे धीरे कम हो गई। शुरुआत में क्या हो गई, ज्यादा थी, फिर धीरे धीरे क्या हो गई, कम होने लग गई। आगे बात करते हैं, आंतरिक उद्गम स्थान से वायुमंडल का जल वाष्प कार्बन डाइऑक्साइड,
ठीक है, वायुमंडल में। जैसे आप जल वाष्प के बारे में पूरा ध्यान होगा आपको, जल वाष्प, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है। जल वाष्प, आपका कपड़ा भीग जाता है, सुखाते हो, कैसे सूखता है, अंदर से कोई पानी तो गायब करता नहीं है, जल वाष्प बन के ही जाता है वो, ठीक है। तो आगे और समझाता हूँ मैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन जैसे गैसें प्राप्त हुई और वायु उद्गम स्थल से प्राय सभी वायुमंडलीय तत्व प्राप्त हुए। ऑक्सीजन ज्वालामुखी उद्गार से प्राप्त हुई। ऑक्सीजन कैसे प्राप्त हुई, ये मानना था, चैम्बरलेन का मानना था कि यह उद्गार से प्राप्त हुई। किसकी, ज्वालामुखी उद्गार से प्राप्त हुई। इस प्रकार से पृथ्वी की उत्पत्ति के समान ही वायुमंडलीय तत्वों का भी निर्माण धीरे धीरे प्रारंभ हुआ। फिर उन्होंने एक और बात बताई, जिन्होंने बहुत सारी बातें बताई, मैंने जैसे आपको बताया था ग्रहण परिकल्पना के अंदर वायुमंडल का संगठन भी बताया, फिर उष्मा की उत्पत्ति भी बताई, ठीक है। हमने जैसे यहाँ टॉपिक लिखा वायुमंडल का संगठन, फिर उष्मा की उत्पत्ति बताई, फिर महासागरों की उत्पत्ति बताई। हालांकि मैं महासागर की उत्पत्ति अगले लेसन या अगले टॉपिक अगले दिन बताऊंगा, अभी उष्मा की उत्पत्ति को आपके इसके बारे में बता देता हूँ। उष्मा की उत्पत्ति कैसे होती है। पृथ्वी की उष्मा शक्ति कई साधनों द्वारा संभव हुई, ये माना था चैम्बरलेन का। चैम्बरलेन ने माना कि जब ग्रहाणुओं का समूहन हो रहा था, उस समय ग्रहाणुओं का आपसी टकराव के क्या होगी, दोनों कण आपस में टकराए, आपसी टकराव के फलस्वरूप उष्मा की उत्पत्ति हुई। जब कभी आपने भी थप्पड़ खाए होंगे तो आपको करंट सा महसूस होता है उस टाइम, तो मतलब क्या होता है, उष्मा। सोचो दोनों कण आपस में टकराएंगे तो क्या होगा, दोनों पत्थर टकरा के देखना आज, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, थोड़ी सी क्या होगी, उष्मा उत्पन्न जरूर होगी, ठीक है। धीरे धीरे, दूसरी बात बता रहा हूँ, धीरे धीरे ग्रहणों का समूह बढ़ता गया और केंद्र भाग पर क्या पड़ने लगा, दबाव पड़ता गया, जिस कारण से तापक्रम में क्या हो गई, वृद्धि हो गई, ठीक है। जो चीज हम जोर जोर से किसी चीज को, लोहे के भाग होता है उसको जब हम दबाते मुड़ाते उसको, तो अंदर से धीरे धीरे गर्माहट पैदा होती है। आप देखना उसको, ये प्रक्रिया करके देखना, आपको महसूस हो जाएगा। तो जब दबाव पड़ता है तब क्या होता है, तो गर्माहट पैदा होगी। आज हम ये पेट्रोल डीजल जो निकालते हैं वो कहाँ से निकालते हैं, जमीन से निकालते हैं। ये कैसे बना, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे उसमें। तो ये दबाव के कारण से क्या हो गया, पिघलने लगे, पिघलने के बाद कुछ चीजें गर्म होकर उड़ने लगी, वो गैस बन गई और अंदर पिघल के इधर उधर भाग में बहने लगी, वो क्या बन गई, पेट्रोल डीजल बन गई, जो आज हम निकाल रहे हैं खनन के माध्यम से, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, पृथ्वी के आंतरिक भाग में दबाव में वृद्धि के कारण अणुओं का पुनर्संगठन हुआ, जिससे अणु अधिक घनत्व वाले हो गए और उष्णता बढ़ गई। उपरोक्त कारणों से पृथ्वी में पर्याप्त उष्मा की उत्पत्ति हो गई, जिससे ज्वालामुखी क्रियाकारी विभाग विभिन्न गैसें बाहर आकर वायुमंडल में के निर्माण में क्या हो गई, सहायक हो गई। सबसे बाद जैसा भी मैंने बता दिया, ज्वालामुखी विस्फोट के बारे में हम आगे आने वाले लेसन में बताएंगे। लेकिन ज्वालामुखी विस्फोट कैसे होता है, कभी आपने चावल बनाए होंगे, एग्जाम्पल के आपने समझना, चावल बनाए होंगे जिससे अंदर गर्म होता है, थोड़ा सा उबालनेपन होता है, उबालने के बाद क्या होता है, अगर आपका ढक्कन ढका होगा तो वो खुलेगा। अगर कुकर में बनाया होगा तो ऊपर से सीटी बजती है, क्योंकि अंदर क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ तैयार हो रहा है। तैयार होने के बाद क्या होगा, वो निकलने के लिए कोशिश करेगा, तो अंदर जमीन के अंदर क्या होगा, लावा पैदा होगा। लावा जो जिस प्रकार से मैग्मा सारा इकट्ठा होता है, वो ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। जैसे छिद्र बना, धीरे धीरे एक किनारे पे आएगा और एकदम विस्फोट हो जाएगा। और फिर आपने देखा होगा गोभी की आकृति में इस प्रकार से ज्वालामुखी विस्फोट हो जाता है। आपने पहाड़ों के ऊपरी सिरों में ऐसे देखा होगा, तो ये होता है ज्वालामुखी विस्फोट। हमने इसी में क्या हो गया, चैम्बरलेन का मानना था कि इसी से क्या हो गई, गैसों की उत्पत्ति हुई, ठीक है। आज इस वीडियो को बराबर सुनना, आपको वापस समझ में आ जाएगा। और मैंने नोट्स आपको पहले ही भेज दिए, पढ़ लेना उसको।